वो शतरंज का शौकीन है और उसकी चालें बेहद शातिर है। फुटबॉल से उसे प्यार है और फुटबॉल प्लेयर्स की तरह वो कभी हार नहीं मानता। वो सेना में रहा है कैप्टन और यहाँ से सीखा अपने दुश्मनों को पटकने का हुनर। अपने समर्थकों के लिए वो किंग बीवी है, दुश्मनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश। वो धार्मिक है लेकिन उतना ही कट्टर। उसकी रग रग में बसी है कौम और देश सेवा का अटूट जज्बा। नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। 14 मई 1948 जब दुनिया के नक्शे पर जन्मा एक नया देश इजराइल, उसके 17 महीने बाद 21 अक्टूबर 1949 को जाफा में बेंजामिन नेतन्याहू और जिला नेतन्याहू के घर जन्मे आज के इजराइल के सर्वे सर्वा बेंजामिन नेतन्याहू। गाजा हो या लिबनान या फिर यमन, हूती हो या हमास या फिर हिजबुल्लाह, आज बेंजामिन नेतन्याहू हाथ धोकर आतंक के इन 3 रक्त बीजों के पीछे पड़े हैं। ईरान से बेशक सीजफायर का ऐलान हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों के खिलाफ नेतन्याहू की ललकार अभी भी जारी है। तो आज के वीडियो में मैं अनरावल करूंगी बेंजामिन नेतन्याहू की शख्सियत का हर पहलू, वो भी जहां उनके लिए बेशुमार प्यार है, वो भी जहां विवाद है और वो भी जहां उनके लिए बेपनाह नफरत है। तेल अवीव की गलियों में पैदा हुए, सेना में दुश्मनों से लड़े, फिर MIT में पढ़े और 3 शादियां की। सेक्स टेप लीक हुआ तो टीवी पर वो पड़े, लेकिन सत्ता की कुर्सी से नहीं हिले। आज मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसके सबसे ताकतवर किरदार हैं। पिछले 2 दशकों में उन्होंने इराक जंग में अहम भूमिका निभाई, हिजबुल्लाह को कुचला, गाजा को खंडर बनाया और ईरान को खुली जंग में खींच लाया। 14 मई 1948 यहूदियों का देश इजराइल बना और इसके तकरीबन 17 महीने बाद तेल अवीव शहर में पैदा हुए बीवी उर्फ बेंजामिन नेतन्याहू। पिता बेंजामिन नेतन्याहू फेमस हिस्टोरियन और यहूदियों के लिए अलग देश की मांग करने वाले जायोनिस्ट मूवमेंट के कट्टर समर्थक थे। बेंजामिन का बचपन यरूशलेम में बीता, लेकिन 1956 में उनके पिता नौकरी के सिलसिले में परिवार समेत अमेरिका गए। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में बेंजामिन ने अपने स्कूल की पढ़ाई की। वह अमेरिकियों की तरह अंग्रेजी बोलना सीखा, हालांकि हिब्रू उनकी मातृभाषा रही। दरअसल 18 साल के होते ही बेंजामिन इजराइल लौटे और इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF की एलीट यूनिट साइरट मटकल के स्पेशल कमांडो बने। 1972 की इजराइल अरब जंग लड़ी और फिर कैप्टन बने। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने MIT में दाखिला लिया और अमेरिका आए। 1974 में उन्होंने आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री और 1976 में MBA की डिग्री हासिल की। 1976 से 82 तक उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और इजराइल की रिमन इंडस्ट्रीज में नौकरी की। नेतन्याहू अपने मेमोयर बीवी माय स्टोरी में लिखते हैं, सेना में कैप्टन बनना, MIT में पढ़ना, बॉस्टन कंसल्टिंग में नौकरी करना, मुझे ये बकवास लगता था, इसलिए मैंने ये सब आजमाया। बेंजामिन जब इजरायली आर्मी में थे तब वो बड़े भाई यूनी के यरूशलेम अपार्टमेंट में रहा करते थे। बगल वाली गली में मरियम विस्मैन उर्फ मिकी रहती थी, वो भी मिलिट्री सर्विस में थी। बेंजामिन और मिकी में प्यार हुआ और दोनों 1972 में अमेरिका चले आए। जल्द ही दोनों ने शादी भी की। 1978 तक मिकी प्रेग्नेंट हुई और इसी बीच बेंजामिन ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ब्रिटेन की फ्लेयर कीट्स को डेट करना शुरू किया। एक दिन उनकी पत्नी मिकी को बेंजामिन के एक सूट पर लंबे सुनहरे बाल दिखे तो उन्होंने बेंजामिन को घर से निकाल दिया। अप्रैल 1978 में मिकी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बेटी नोआ को जन्म दिया। तब बेंजामिन यहाँ मौजूद नहीं थे। बाद में दोनों का तलाक हुआ। 1981 में बेंजामिन ने फ्लेयर कीट्स से फिर शादी की, लेकिन 3 साल बाद ही दोनों का डिवोर्स हो गया। 39 की उम्र में बेंजामिन की मुलाकात 30 साल की सारा बेन आर्जी से हुई। सारा इजरायली एयरलाइन LN में फ्लाइट अटेंडेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मार्च 1991 में उन्होंने बेंजामिन से शादी की। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट मैथ्यू कलमन के मुताबिक 1993 में एक दिन सारा को एक अनजान कॉल आई। कॉलर का कहना था कि उसके पास बेंजामिन और उनकी PR एडवाइजर रूथ बार का सेक्स टेप है। बाद में बेंजामिन ने रोते हुए सारा को सब सच बताया। उन्होंने इजरायली टीवी पर भी कबूल किया कि उन्होंने सारा को धोखा दिया। जब टेप लीक हुआ तो बेंजामिन की बीवी सारा ने उस महिला को भ्रष्ट महिला करार दिया। आज सारा बेंजामिन की राजनीति और सरकार से जुड़े हर फैसले में शामिल होती है। अधिकारियों की नियुक्ति तक में उनका अहम रोल होता है। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरी।
लेकिन पॉपुलर फ्रंट फॉर डिलिब्रेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PFLP के उग्रवादियों ने इसे हाईजैक किया। हाईजैकर्स फ्लाइट को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले गए। यहाँ यहूदी और इजरायली यात्रियों की पहचान कर बारीकी से और बारी बारी से रिहा किया गया। हाईजैकर्स ने इजरायली सरकार से 48 घंटे के भीतर $5 मिलियन देने और 53 कैदियों को रिहा करने की मांग की। इजरायल डिफेंस फोर्स की साइरट मटकल यूनिट ने ऑपरेशन एंटेबे प्लान किया, जिसकी कमान बेंजामिन के बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू को सौंपी गई। 4 जुलाई 1976 को ऑपरेशन लॉन्च होता है। 100 से ज्यादा यात्रियों को बचाया गया, लेकिन इसमें भाई की मौत बेंजामिन के लिए झटका थी। दोनों भाइयों के बीच अटूट रिश्ता था। 1964 में योनाथन ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक लेटर में लिखा, मुझे लगता है मैं दुनिया में हर किसी से ज्यादा प्यार बेंजामिन से करता हूँ। ये कुछ कहानियां हैं, कुछ रिश्ते हैं जो नेतन्याहू से जुड़े हैं। और अब उनके सफर की बात करते हैं, राजनीतिक सफर। बेंजामिन ने योनाथन के लेटर्स को इकट्ठा कर एक किताब उस समय पब्लिश किया, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ अ हीरो, द लेटर्स ऑफ जॉनथन नेतन्याहू। ये टीवी पर भाई की बहादुरी की कहानी सुनाने लग गए। 1978 में उन्होंने एक एंटी टेरर थिंक टैंक योनाथन इंस्टीट्यूट शुरू किया। उन्होंने खुद को एंटी टेरर एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया और अमेरिकी टीवी शोज पर इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। 1982 में वॉशिंगटन DC सहित इजरायली दूतावास में बेंजामिन बतौर डेप्यूटी चीफ काम करने लगे। 2 साल बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस में इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया। यूएन में उन्होंने इजराइल का आक्रामक और असरदार पक्ष रखा, साथ ही नाजी जर्मनी के युद्ध अपराधों का लेखा जोखा पब्लिक करने के लिए अभियान चलाया। 1988 में बेंजामिन वापस इजराइल आए और इसी साल वो दक्षिण पंथी लिकुड पार्टी से इजरायली संसद नेसेट पहुंचे और विदेश मामलों के उप मंत्री बने। 18 जून 1996 को 47 साल के बेंजामिन सबसे युवा इजरायली प्रधानमंत्री बन गए। उनका कार्यकाल विवादों और फिलिस्तीनी इलाकों में हिंसा से घिरा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दबाव में उन्हें फिलिस्तीनियों के साथ शांति समझौता करना पड़ा, जिसके चलते ये 1999 का चुनाव हारे और राजनीति से कुछ वक्त के लिए दूर हुए। 2002 में उन्होंने फिर से वापसी की। 31 मार्च 2009 को बेंजामिन दोबारा प्रधानमंत्री बने। 2021 तक ये इस पद पर रहे। 29 दिसंबर 2022 को वो फिर से पीएम बने। 1996 से अब तक 29 सालों में वो कुल 17 साल पीएम रहे। उनके नाम सबसे लंबे वक्त तक इजरायली पीएम का रिकॉर्ड है। उनके करीबी और समर्थक उन्हें किंग बीबी के नाम से बुलाने लगे। अमेरिकी मिडिल ईस्ट एनालिस्ट आरोन डेविड मिलर की किताब द मच टू प्रॉमिस्ड लैंड के मुताबिक 1996 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बेंजामिन की पहली मुलाकात हुई। जब बेंजामिन जाने लगे तो नाराज क्लिंटन ने कहा, वो खुद को क्या समझता है, यहाँ सुपर पावर कौन है। 2011 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से शिकायत कर रहे थे, जो माइक में सुनी गई। सरकोजी ने कहा था, मैं नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो झूठा है। ओबामा ने जवाब दिया, आप उससे तंग आ गए हैं, लेकिन मुझे आपसे कई ज्यादा बार उससे निपटना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की सिरदर्दी अमेरिका के लिए वो थे। उसके बाद ओबामा से उनकी मुलाकात हुई, तब फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी। ओबामा ने बेंजामिन से कहा, मुझे कठिन विरोधियों से निपटना आता है। किताब बीबी माई स्टोरी में बेंजामिन लिखते हैं, इसके बाद ओबामा ने अपने कैरेक्टर से हटकर कुछ ऐसा कहा जिससे मैं हैरान हुआ। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 मामले दर्ज हैं, केस 1000, 2000 और 4000। केस 1000 के तहत आरोप है कि 2007 से 16 तक बेंजामिन ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर अर्नॉन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर्स से सिगार, शैंपेन, गहने समेत तकरीबन $3 लाख के गिफ्ट लिए। बदले में मिल्चन के कामों के लिए वित्त मंत्रालय पर प्रेशर बनाया, टैक्स छूट दी, उनका अमेरिकी वीजा रिन्यू कराने में मदद किया। केस 2000 के तहत 2014 में बेंजामिन ने इजरायली न्यूज़पेपर येडियोथ एहरोनॉट के पब्लिशर अर्नॉन मुजेज के साथ सपोर्ट में कवरेज का समझौता किया। बदले में वो कानून बनाकर दूसरे न्यूज़पेपर इजराइल हायोम को नुकसान पहुंचाएंगे। आरोप है कि बेंजामिन ने धोखा दिया। ऐसा ही कुछ केस 4000 का भी है। नवंबर 2019 में आरोप लगाए गए और मई 2020 में मुकदमा शुरू हुआ। फरवरी 2021 में उन्होंने खुद को निर्दोष साबित कर दिया। हालांकि जो निर्दोष उन्होंने साबित किया, इसके कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं है। तो कुल मिलाकर विवादों से भी गहरा नाता रहा। मिडिल ईस्ट की सूरत बदल रहे बेंजामिन। 16 जून 2025 को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम मिडिल ईस्ट की सूरत बदल रहे हैं, इससे ईरान में भी अमूलचूल बदलाव हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बेंजामिन के पीएम रहते इजराइल ने मिडिल ईस्ट में 6 से ज्यादा डायरेक्ट वॉर और 11 से
ज्यादा इंडायरेक्ट वॉर लड़े, इराक पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने बार बार दावा किया कि इराक के पास विनाश के हथियार हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। 12 सितंबर 2002 को अमेरिकी संसद में इसकी गवाही दी। 20 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर अमेरिका और इसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन को पकड़कर फांसी पर लटकाया गया। हालांकि इराक में ऐसे कोई हथियार मिले नहीं। 2 लीबिया के गृह युद्ध में विद्रोहियों की मदद की। इसराइल के धुर विरोधी और लीबिया के तानाशाह मोअम्मर अल गद्दाफी के खिलाफ नेतन्याहू ने गुप्त रूप से पश्चिमी देशों को लामबंद किया। 20 अक्टूबर 2011 को विद्रोहियों ने गद्दाफी की हत्या कर दी। नेतन्याहू की सरकार ने उन्हें साइबर इंटेलिजेंस सपोर्ट ऑफर किया। सीरिया में असलाहों के जखीरों पर भी नेतन्याहू ने स्ट्राइक किया। 2011 में सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में बेंजामिन सरकार ने कई स्ट्राइक्स किए, खासकर उन जगह पर जहां ईरान और हिजबुल्लाह के हथियार थे। 2015 में हूथियों ने जब यमन की राजधानी पर कब्जा किया तो उनसे लड़ने के लिए इजराइल ने पर्दे के पीछे से सऊदी अरब और यूएई की मदद भी की। 2009 और 11 और 2023-25 में बेंजामिन ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में कई मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने उन पर अमानवीय और युद्ध अपराध का आरोप भी लगाया। 2010 से 14 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट्स होने का दावा करते हुए कहा, लेबनान सरकार भी अब निशाने पर हो सकती है। 2024-25 में इजराइल ने गाजा के साथ साथ लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। अब 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद से जंग जाहिर है अभी भी चल रही है। सीजफायर का ऐलान है लेकिन जंग अभी भी चल रहा है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की। बेंजामिन का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, उसे रोकने का यह आखिरी मौका है और अगर परमाणु बम बनाए तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो ये थी बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी कहानी, किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू सालों साल सत्ता पर बने रहे और आज न केवल ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए आज बेंजामिन नेतन्याहू सिरदर्दी बन चुके हैं।